हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हमारे पास में लगातार क्वेरीज आ रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो इग्नू में या फिर वो अलग किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उन लोगों का कहना है कि सर मास्टर्स के हमारे एग्ज़ाम है, हमारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करा दीजिए। सो गाइस, आप लोगों की ऑन डिमांड पर ये वीडियोस हम लेकर आ चुके हैं, स्पेशली वे स्टूडेंट्स जो इग्नू में है। MPS 001 का ये विषय भारत और विश्व का एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सो जरूर। गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर इस जगह पर शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए गाइस, अब अपनी जो वीडियो है हम उसको सबसे पहले स्टार्ट यहाँ करते पर आप क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाई भारत की विदेश नीति, इससे संबंधित ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आता है। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। हमने इससे पहले भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने वाले तत्वों की बात कर ली। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ हमने भारत की विदेश नीति निर्धारण में विदेश मंत्रालय की भूमिका, उसके बारे में बात कर ली। पूरी वीडियो कंप्लीट है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज की इस नई वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि भाई PMO ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार भारत की विदेश नीति के निर्धारण में सहायक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी जानते हैं आप सबका एग्जाम जो है, स्पेशली इग्नू के स्टूडेंट जो है, वो 50 मार्क्स का एग्जाम आएगा, 2 घंटे का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपका आने वाला है। सो आप लोगों को अपने एग्जाम्स में तैयारी करते समय आपको अपने एग्जाम में लिखने टाइम मैनेजमेंट को लेके चलना है और जितना हमने बताया उतना ही लिखना है, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और साथ ही साथ वेरियस और भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो आप सबको पता है कि भाई भारत की विदेश नीति के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले विदेश नीति क्या होती है क्या नहीं, मैंने पहले भी बता रखा है कि विदेश नीति का मतलब वे सभी देश जो अपने विकास के लिए या फिर अपने जो भी आवश्यकता है उनको पूर्ति करने के लिए जब दूसरे देशों से संबंध बनाते हैं तो उन्हें हम विदेशी संबंध कहते हैं, क्योंकि कोई भी देश अलग थलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। या दूसरे देशों के प्रति जो हमारी नीतियां हैं, जो नज़रिया है, वो हमारी विदेश नीति कहलाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संबंधों को ज़रूर प्रभावित करती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई हमने देखा है आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के भी पहले हम बात करते हैं तो जो भारत की सरकार है या फिर जो ब्रिटिश सरकार थी वो कैसी सरकार बन गई, संसदीय सरकार बन चुकी है, और आज के समय में ये कैबिनेट सरकार बन गई है। जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है, तब से धीरे धीरे प्रधानमंत्री की सरकार बन गई है। यानी पहले हम देखते थे कि सरकार पर संसद का आधिपत्य रहता था, संसद के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती थी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन फिर संसद पे ना होकर जैसा कैबिनेट चाहती है अब वैसे ही होता है। लेकिन अब अगर हम देखें तो इंटरनेशनल स्तर पर हमें ये दिखता है कि जैसा प्रधानमंत्री चाहता है वैसा ही उस देश की नीतियाँ बनती है, वैसे उस देश के दूसरे देशों के साथ संबंध बनते हैं। सो गाइस, यहाँ पर कुल मिला के हम कह सकते हैं जब से ही सभी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं उसमें किसकी भूमिका मुख्य रहती है, प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका रहती है। लेकिन शक्ति होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय नहीं लेता। अब आपको मैं बता दूं, सभी मामलों पर प्रधानमंत्री निर्णय
नहीं लेता है, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जिनमें भारत का प्रधानमंत्री अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे भारत की अगर सुरक्षा की बात होगी तो इसमें ज़रूर प्रधानमंत्री बोलेगा, या फिर भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों की बात होगी, उसमें किस चीज़ को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, भारत के विकास की बात होगी, या देश के अंदर जितनी राजनीतिक दल है या फिर उसकी जो विचारधारा है इसके बारे में बात होगी, तो प्रधानमंत्री विदेश नीति को ज़रूर। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकली बैकग्राउंड समझना है कि ये पीएमओ जो ऑफिस है जो आज हमारी विदेश नीति को प्रभावित करता है, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन बना है, ये बना कैसे, क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ नहीं थी। तो आपको सबसे पहले ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी था, उन्होंने ही पहले प्रधानमंत्री का पद भी और विदेश मंत्री का भी पद संभाला। तो कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका थी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में, या उनका जो व्यक्तित्व था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा था। सो गाइस, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है बनवाया किसने। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना करी, और ये सचिवालय बाद में जब प्रधानमंत्री बन गए, कब बने ये प्रधानमंत्री आप सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है और लाल बहादुर शास्त्री जी अगले प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो 1964 में प्रधानमंत्री जब ये बने तो उनके कार्यकाल में ही उसमें इसको बनाया गया। वे खुद विदेशी मामले से पहले ज़्यादा परिचित नहीं थे। क्यों परिचित नहीं थे, कोई और व्यक्ति ज़्यादा परिचित क्यों नहीं था? क्योंकि जब तक नेहरू जी जिंदा थे वो खुद ही देखते थे सारे विदेश मामले को, किसी और को नहीं देते थे। इसीलिए इनको महसूस हुआ कि नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से विदेश मंत्रालय, विदेश चीज अलग से संभालने के लिए एक अलग से व्यक्ति की नियुक्ति होगी। सबसे पहले उन्होंने विदेश मंत्री की नियुक्ति की थी, सबसे पहले ध्यान रखना है। और नेहरू ने खुद ही विदेश मंत्रालय संभाला था, ये मैंने आपको बताया दिया इस बात को। ओके, तो यहाँ पर शास्त्री जी ने विदेश नीति का आकलन करने के लिए विशिष्ट सिविल सेवक, यानी बहुत ही खास सिविल सेवक थे जिनका नाम था LK झा। इनकी योग्यता को देखकर इनको क्या किया, सबसे पहले अपना विदेश मंत्री या विदेश सचिव बनाने की कोशिश करी इन्होंने। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रमुख भूमिका निभाने वाली प्रवृत्ति में सबसे इंपॉर्टेंट कौन थी, वो इंदिरा गांधी थी। यानी इंदिरा गांधी ही ऐसी रही जिन्होंने पीएमओ ऑफिस में रहकर बहुत ही बड़े बड़े नीतिगत, ना केवल देश के अंदर के लिए बल्कि देश के बाहर के लिए भी इन्होंने बहुत सारे फैसले। सो गाइस, अगर हम बात करें इंदिरा गांधी जी की, तो इंदिरा गांधी जी ने स्टार्टिंग से ही वो अपने प्रधानमंत्री पद पे तो रही थी। आप सबको पता है कि भाई 1967 में ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है, और कब तक रहती है, 1997 तक। लेकिन 1997 में क्या होता है, फिर जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, और वो कब तक चलती है, 80 तक चलती है। और इसके बाद में फिर 81 में दोबारा से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाती है और अपनी मृत्यु 84 तक रहती है। सो नाउ यहाँ पर आप सबको ये भी जानना ज़रूरी है कि इंदिरा गांधी जी वो लेडी थी जिन्होंने पहले भी विदेश मंत्रालय को संभाल रखा था। 1967 से 70 तक विदेश मंत्रालय का काम भी उन्होंने ही देखा था। नेहरू की तरह वो प्रधानमंत्री का पद भी देखती थी और विदेश मंत्री भी देखती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अलग विदेश मंत्री नियुक्त किया था। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे इंदिरा गांधी जी, अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो ये एक मजबूत प्रधानमंत्री मानी जाती है। पाकिस्तान के साथ जो 1971 का हमारा बांग्लादेश को लेकर जो युद्ध हुआ, उसमें उनके दो सहायक अलग से सचिव थे जिनका नाम था PN हक्सर और DP धर। ये दो नाम थे, ध्यान रखना है आपको, PN हक्सर और DP धर। ये दोनों सहायक रहे जिसके कारण प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाई। उन्होंने बांग्लादेश संकट में विदेशी ताकतों से बातचीत करके विशिष्ट बड़ी योजनाएं बनाई। आप सबको पता है कि भाई पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका आया था, तो भारत ने अपनी कूटनीति से सोवियत संघ को अपने खेमे में या अपनी तरफ कर लिया था, और सोवियत संघ से वो कहीं ना कहीं वो मदद ले रहा था। और युद्ध जीतने के बाद 1972 में शिमला समझौते पे भी वो गई। हालांकि शिमला समझौता आगे चल के विफल रहता है, लेकिन आपको ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है अपनी नीचे इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो अनेक उसके अंदर क्या है, अनेक सचिव होते हैं, यानी कई सारे सचिव होते हैं, कई सारे उप सचिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ऑफिस है तो सिर्फ प्रधानमंत्री काम करेगा, उसमें बहुत सारे कई अनेक सचिव होते हैं, उसके अंदर अनेक उप सचिव भी होते हैं, विशेष रूप से वे विशेष अधिकारी होते हैं और कई अन्य विशेष अधिकारी भी होते हैं। सभी के सभी मिलकर प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर अलग अलग कामों को करते हैं। वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं, NDA की गवर्नमेंट है, आप सभी को पता है, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक
अलायंस या फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, इसने क्या किया है कि सरकार में कई सारे आप देखोगे मोदी शासनकाल के अंदर या फिर बीजेपी शासनकाल के अंदर प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो विदेश नीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और इनकी नीतियां ऐसी बन भी रही है लगातार। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उसको अलग ही कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो उसको अलग ही कर दिया हमने, अलग से उसकी नियुक्ति कर रहे हैं। आप सबको पता है, आपने अजीत डोभाल के बारे में सुना होगा, उनके बारे में। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम बात कर देते हैं, तो प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री जो कोई भी इनके सचिव भी इसके अंदर अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं। प्रधानमंत्री से इनके अंदर जो भी नीति निर्धारण की जाती है उनसे राय ज़रूर ली जाती है। अंतिम मोहर, अंतिम स्टैंप जो है वो फैसला लिया जाएगा नहीं, ये कौन तय करता है? ये प्रधानमंत्री ही तय करता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा, नाम याद रखना, ब्रजेश मिश्र नाम है, सॉरी, इन्होंने क्या किया था यूएनओ के अंदर, इन्होंने कई बार अपने ऐसे विवादित बयान दे दिए थे जो देश की इंटेलिजेंस या फिर उनके पास सीक्रेट थे और देश के कई लोगों को नहीं पता था। तो लोगों को कई बार ये इस बात पे विवाद भी हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं क्या पीएमओ का ऑफिस जो है, यानी जो सीक्रेट एजेंसीज है जो इनके अंडर में काम कर रही है, यही कहीं ज़्यादा सचिव आगे बढ़ के काम तो नहीं करने लगे, कहीं प्रधानमंत्री पीछे तो नहीं हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। यही चीज़ हमें वॉशिंगटन डीसी में 2003 में भी देखने को मिली थी। अच्छा, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 2003 में अमेरिका वॉशिंगटन डीसी में कहा गया था कि भाई आतंकवाद के खिलाफ भारत, इजराइल और अमेरिका तीनों मिलकर काम करेंगे। मीडिया ने इस खबर को इस तरीके से दिखाया कि विदेश सचिव सलाहकार विदेश मंत्री से बड़े हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। यानी वो उन्होंने यहाँ पर परमिशन लेकर, बिना परमिशन लिए वहाँ पर ये सारी बात कह दी। मीडिया ने ऐसी चीज़ें इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी। आई होप गाइस पीएमओ ऑफिस किस तरीके से भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को यही आंसर पूरी तरीके से लिखना है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक आज की इस वीडियो को शेयर करेंगे। चले गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।